हम लोग को थोड़ा बात करना था कि क्या है और किस प्रकार से है। जैसे कि एक है CAA 2019 ना। CAA 2019 का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है ना। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है तमाम तरह की क्या है, इस पर विवाद हो गया था। जब ये आया था तो इस पर विवाद हो गया है ना कि क्या है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या हो गया, तो विवाद हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया। ठीक है, तो इसके विवाद होने के क्या रीजंस थे, क्या कारण था जिसके वजह से इस पर विवाद हुआ, जबकि नागरिकता में संशोधन की बात करता था। और दूसरा चीज है एक NRC NPR, ठीक है, और सेंसस है ना, जनगणना। ठीक है, और इसके अलावे कुछ हाँ एक NRI, और इसके अलावे कुछ कार्ड होता है, एक होता है OCI और एक होता है PIO। ठीक है, तो बारी बारी से थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो क्या है और किस प्रकार से हैं, है ना। पहला मुद्दा तो ये है कि भाई CAA 2019 जो है ये क्या था और इस पर विवाद क्यों हुआ देश में, है ना। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ये। ठीक है, ये क्या था, तो नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया 2019 में, जिसको कहा गया नागरिकता अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, तो इसमें 3 देश का नाम लिखा गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसमें कहा गया कि इन 3 देशों के जो रिलीजियस परसिक्यूटेड हैं, रिलीजियस परसिक्यूटेड को हिंदी में कहते हैं धार्मिक रूप से उत्पीड़ित, मतलब कि धर्म के आधार पर जिनका उत्पीड़न हो रहा हो, उत्पीड़न यूं कहें कि शोषण, है ना, उनको तमाम तरह से दिक्कत पहुंचाई जा रही हो, असुविधा पहुंचाया जा रहा हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आप देखिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कहा गया कि जो लोग का धार्मिक रूप से शोषण हुआ है, मतलब कि धर्म के आधार पर कि आप इस धर्म के हैं, इसके वजह से आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, तो धर्म के आधार पर यदि शोषण हुआ है तो वैसे लोग को क्या करेंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। और उसमें भी कौन से लोग, तो जो ऑलरेडी भारत आ चुके हैं, इन्हें कि पाकिस्तान से बुला करके देंगे या अफगानिस्तान से बुला करके देंगे या बांग्लादेश से बुला करके देंगे, नहीं, ऑलरेडी वो लोग इंडिया आ चुका है। कानून में लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत आ चुके हैं उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुख्य तौर पर 6 धर्मों का चर्चा किया गया, 6 धर्म लिखा हुआ है कि इन्हीं 6 धर्म के लोग को हम भारत का नागरिकता देंगे, जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भाग करके इंडिया में आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत दिन से वो लोग इंडिया में रह रहा है ना, नया पे नहीं आया है और ना ही बुला करके देना है किसी को, ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, इंडिया के रिसोर्स का लाभ उठा रहा है, इंडिया में जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और बस उसके पास नागरिकता भारत की नहीं है। तो जो लोग 2014 तक इंडिया आ गए हैं उनको इसमें क्या है, तो नागरिकता देने की बात की गई है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए कि इसमें वो 6 धर्म कौन कौन से हैं जिनको रखा गया, तो लिख लीजिएगा थोड़ा इसको, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी।
ठीक है, पारसी, ठीक है, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी। यही 6 धर्म के लोग, यही 6 धर्म के लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से किसी कारणवश उनका धार्मिक रूप से उनके देश में उत्पीड़न हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, तो वो लोग वहां से क्या हुए कि भाग के आ गए इंडिया, और इंडिया के अलग अलग कॉर्नर में रह रहे हैं, है ना। तो उन लोगों को क्या था, नागरिकता देने का यह प्रावधान था कि उन लोगों को क्या करेंगे, नागरिकता देंगे। तो 6 धर्म के लोग, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। क्लियर है? हटा दे लो, अब ठीक है। चलिए बोलिए, समझ रहे हैं? तो कितने धर्म के लोग को जी, कौन कौन सा? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी। यही 6 धर्म के लोग को नागरिकता देने का प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, कि ये 6 लोग को क्या करेंगे, नागरिकता देंगे, है ना। तो यही 6 धर्म को जो है वो देने का काम इसमें किया गया, किसको हम नागरिकता देंगे, वो भी किसको जी। तो ध्यान रखना है ना, कि 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गया है, ये बात ध्यान रखना है ना। बुला करके किसी को नहीं देना है, या जो अभी आएगा उसको नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी आ चुका है, इंडिया में कहीं ना कहीं रह रहा है, उसको। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो नागरिकता देने का कानून था, लेकिन इस पर भी देश में विवाद हो गया। तो विवाद क्यों हुआ? तो विवाद हुआ कि भाई इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं रखा गया, इसमें इस्लाम को क्यों नहीं रखा गया, इस बात को लेकर के विवाद हो गया। तो सरकार का कहना यह था कि भाई इसमें इस्लाम को हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम ये कानून बनाए हैं रिलीजियस परसिक्यूटेड लोग के लिए। रिलीजियस परसिक्यूटेड मतलब कि धर्म के आधार पर आपका उत्पीड़न हुआ है, उनके लिए। तो क्या पाकिस्तान में इस्लाम के मानने वाले लोगों का भी उत्पीड़न होता है? तो क्या अफगानिस्तान में भी मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है? क्या बांग्लादेश में भी मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। और अगर हो रहा है तो भाई ये तीनों देश जो हैं वो तो रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पर बने हैं, वो तो अपना धर्म मानते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम हमारी आइडेंटिटी है, नेशन इसी बेस पर बना है। तो जब आप उसको ही मानते हैं और वो मानने के बावजूद अगर मुसलमान तुम्हारे देश में सुरक्षित नहीं है तो अपने देश को रफा दफा करो, इंडिया में शामिल हो जाओ। अगर तुमको लगता है कि इंडिया में सब लोग सुरक्षित हैं तो इससे अच्छा बात इंडिया के लिए क्या हो सकता है? बहुत अच्छा बात है, सही बात है। हम लोग को गर्व है अपने देश पर कि हमारे देश में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग सुख सुविधा से रहते हैं, है ना, और हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ यहां पर शामिल हो जाओ, क्या दिक्कत है? कहने का मतलब था कि जब रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड का मामला था तो ऐसा माना जाता है कि भाई धर्म के आधार पर जहां शोषण होता है पाकिस्तान में तो वो हिंदुओं का होता है ना। वहां जो शोषण होता है वो अन्य धर्मों के लोगों का होता है, इस्लाम का नहीं होता है ना। तो जबरदस्ती वहां पे धर्म परिवर्तन भी करवा दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये सारी चीजें वहां पे थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, तो यहां पर कहा गया कि भाई धर्म के जो है 6 धर्म के लोग को ही देंगे, दूसरा को नहीं देंगे, है ना। तो ये था रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का मामला। ठीक है, और इसीलिए इसमें नहीं रखा गया क्योंकि यह माना गया कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम सुरक्षित हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, उनको कोई दुख नहीं होता है वहां पर। तो उनको जिनको दुख होता है, जिनको दिक्कत होता है, उन लोगों को नागरिकता देंगे, इसीलिए इसमें इस्लाम को नहीं रखा गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए, तो विरोध करने वाले लोग का केवल इतना ही आधार नहीं था। अगर इस आधार पर देखें तो विरोध करने का कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए कि विरोधी हो तो केवल इस्लाम के लिए ही विरोध क्यों हो?
फिर इस बात के लिए भी विरोध होना चाहिए कि सिंघली समुदाय को काहे नहीं दे रहे हैं। फिर इस बात के लिए भी विरोध होना चाहिए कि अन्य धर्मों के लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं। और भी तो 10 धर्म है ना वर्ल्ड में, वो भी तो एग्जिस्ट करता है। तो केवल एक धर्म के लिए ही विवाद क्यों? सभी धर्मों को कहिए कि सबको फिर दीजिए, अलाउ कर दीजिए कि सबको देंगे, है ना। लेकिन एक पार्टिकुलर रिलीजन के लिए हुआ, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा अपना लोग का वोट बैंक की पॉलिसीज भी होती हैं, इसके वजह से भी। लेकिन हां, ये नहीं कह सकते हैं कि विरोध करने वाले लोगों का एकदम आधार सही नहीं था। हाँ, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग यहां सब पगला सब जाता था आंदोलन करने के लिए सीए के खिलाफ। आज जब मीडिया पूछती थी कि कहां लाए हो भाई आंदोलन करने, तक कहता था कि प्याज का भाव बढ़ गया इसलिए आए। को मालूम ही नहीं है कि सीए है क्या। पढ़ोगे तब ना मालूम चलेगा जी। अब आप पढ़ रहे तब ना आपको मालूम चल रहा है। तो ये क्या था, आपको मालूम था? नहीं मालूम था। हम लोग भी पढ़े तब मालूम चला। अगर नहीं पढ़ते तो थोड़ी ना मालूम चलता कि क्या है। जैसे नेता सब समझा देता, बरगला देता, वैसे समझ जाते। तो पढ़ाई का महत्व क्या है? पढ़ाई का इसी बात में महत्व है कि आपके सामने का अंधकार साफ कर देता है, डार्कनेस को खत्म कर देता है, रियलिटी आपको समझ में आती है। कोई दूसरा आपको समझा के जाए, इससे अच्छा है कि आप स्वयं समझ ले कि मामला क्या है, मसला क्या है। तो ऐसा नहीं था कि विरोध करने वालों लोगों का एकदम आधार ठीक नहीं था। आधार था उनका। आधार किससे था? तो मामला जुड़ता है एनआरसी से, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। यह किया गया एनआरसी। एनआरसी इसलिए है क्योंकि बहुत सारा लोग जब पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, तो वो वहां से बहुत से लोग इंडिया में आ जाते थे, है ना। तो बाद में जब बांग्लादेश बन गया तो उस समय भी बहुत से लोग इंडिया आते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कहा गया कि हम एक एनआरसी कराएंगे। एनआरसी में हम चेक करेंगे कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके पास इंडिया में रहने का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं। वो क्या वो प्रूव कर पाएंगे कि वो भारत के नागरिक हैं? तो अगर वो प्रूव कर दिए कि वो भारत के नागरिक हैं तो उनको नागरिक मान लेंगे। आज जो प्रूव नहीं कर पाएगा कि भारत का नागरिक नहीं, उसको उसके देश भेज देंगे, है ना। तो सरकार कहती है कि हम एनआरसी करवाएंगे। अब देखिए, अब समझ में आएगा कि विवाद का वास्तविक कारण क्या है। तो अगर मान लीजिए कि एनआरसी हुआ, तो एनआरसी जब होगा तो मान लीजिए कि हो सकता है कि बहुत से लोग का नाम ना मिले, लेकिन वो लोग इंडिया में रह रहे हैं। तो अगर उनका नाम नहीं मिलेगा, अब बेसिकली लोग आया कहां से है? या तो पाकिस्तान से आया है, या नहीं तो बांग्लादेश से आया है, यही ना। बाकी थोड़ा ना कहीं से लोग अवैध रूप से हम लोग के देश में घुसा है जी, या एक आध दो अफगानिस्तान से आया होगा। तो अब जब एनआरसी होगा और जब किसी का नाम इसमें नहीं आएगा, तो अगर वो हिंदू हुआ, अगर वो बौद्ध हुआ या जैन हुआ, ईसाई हुआ, सिख हुआ या पारसी हुआ, इसका नाम अगर एनआरसी में नहीं आया तो सीए 2019 तो उसके लिए बन गया ना, उसको तो नागरिकता दे देंगे इसके तहत। नाम नहीं भी आया फिर भी कानून बन गया, उसको नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी मुस्लिम का नाम नहीं आया, उसको क्या करिएगा? उसको भेज दीजिएगा बैरन वापस। विवाद का कारण ई है, एक्चुअल मामला ये है ना। सीएए को अगर सेपरेट देखे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएए को सेपरेट देखिए, अलग से देखिए केवल कि तो नागरिकता देने का कानून है, ये तो किसी का छीन नहीं रहा है। लेकिन अगर इसको एनआरसी से कनेक्ट करके देखिएगा तो इसका लोचा, इसका झोल समझ में आएगा कि इसमें मसला कहां पे है, कहां पे फंस रहा है ना। तो इसलिए विवाद है। तो जो एक बहुत दिल्ली के अंदर में जब ये कानून आया था तो बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। शाहीन बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन वहां पे शुरू कर दिए थे, लेकिन सरकार को बड़ा फायदा हुआ कि आ गया कोरोना, है ना। कोरोना के चलते आंदोलन वापस लेना पड़ा, है ना, लोगों को वहां से हटना पड़ा। नहीं तो वो मूवमेंट बहुत सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर सकता था। तो कहने का मतलब ये, देखिए, सरकार पर कभी भी अगर प्रेशर क्रिएट होगा ना तो शांतिपूर्ण आंदोलन से ही होगा, है ना। सरकार पर अगर आप प्रेशर बनाना चाहते हैं तो सरकार पर प्रेशर तभी बनेगा जब आपका आंदोलन शांतिपूर्ण हो। अगर आप हिंसात्मक करेंगे ना, प्रदर्शन करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो सरकार के पास बढ़िया से बढ़िया उपाय है। एक बार पुलिस भेजेगी, इतना तबीयत से पिटवाएगी, है ना, कि अभी देख रहा ना गर्मी का मौसम, जो झोड़ का जो हवा चलता है दोपहर में, है ना, तो दर्द कहियो खत्म नहीं होगा जीवन में।
है ना। तो सरकार के पास शक्ति को कंट्रोल करने का साधन है, शांति को नहीं। इसलिए किसी भी, अगर ये सब गांधी, सब मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे ना जी, गांधी क्या थे, गांधी कैसे कहते हैं, गांधी कहते हैं सत्याग्रह करेंगे, अहिंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि गांधी को पता था कि शत्रु मजबूत है, मजबूत शत्रु के सामने लड़ने जाएंगे तो फांसी पर लटका देगा। क्रांतिकारी आतंकवादियों के साथ क्या होता था, फांसी पर लटका। तो इसलिए गांधी ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, तो हम असहयोग करेंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, विनय के साथ आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे, लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे। इसमें क्या हुआ आप देखिए, गांधी का बात अंग्रेज सब माना भी, क्योंकि गांधी का आंदोलन शांतिपूर्ण था, और शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाना, उसको खत्म करना सरकार के लिए मुश्किल होता है ना। तो वो सक्सेसफुली हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अंततोगत्वा सरकार को दबाव में आना पड़ता है। तो शाहीन बाग में ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन वहां पे हुआ क्या, कोरोना आ गया तो खत्म हो गया। तो विवाद एक्चुअल जो है, सीएए को अगर एनआरसी से जोड़ के देखेंगे तब ही विवाद है। अगर सीए अलग है, एनआरसी अलग है, तो कोई विवाद का कारण नहीं है ना। तो हालांकि देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्डेड कि हम किसी को भी बाहर नहीं भेजने वाले हैं, है ना, लेकिन होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जिसका नाम नहीं आएगा वो जाएगा बाहर, है ना। तो अब अंदर में दोनों का क्या मसला है वो तो अब वो लोग जाने, है ना। लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि सीएए 2019 जो है वो नागरिकता देने का कानून है, और इसमें भी किसके लिए, तो 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग इंडिया आ चुके हैं, किसी को बुला के नहीं देना है। दूसरा बात, अगर इसमें मुस्लिम का चर्चा नहीं है या इस्लाम का चर्चा नहीं है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस्लाम के मानने वाले लोग या मुस्लिम धर्म के लोग को नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता उनको मिलेगी, अभी भी मिलेगा, और मिल भी रहा है बहुत से लोगों को, लेकिन वो बस 2019 के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर मिलेगा, और मिल ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को नागरिकता नहीं मिलेगा, नागरिकता मिलेगा, भारत सरकार नागरिकता देगी, लेकिन 2019 वाला जो कानून हुआ है ना, इसके तहत नहीं देगी। बाकी अन्य कानून तो है, तो उसके तहत मिलेगा। तो इसलिए यह समझना कि नागरिकता दिया ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो यह विवाद जो डिस्प्यूट है वो एनआरसी से जोड़ के देखने के बाद डिस्प्यूट होता है। अगर एनआरसी से जोड़ के ना देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आई समझ में? लिख लीजिएगा थोड़ा सा। कहिए पास हुआ, अब वहीं है, कहां थे आप इतना दिन से, कहिए पास हो गया है। चलिए, जब कह रहे हैं सीएए 2019 तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून बन गया, तभी एक्ट कह रहे हैं। कानून नहीं बना होता तो इसको एक्ट नहीं कहते, ठीक है ना। लिखिएगा कि नागरिकता अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 6 धर्मों के लोगों को, 6 धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। 6 धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, ठीक है। भारत का नागरिकता देने का प्रावधान है। 6 को धर्म तो लिख लिया पहले ही आप लोग, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी। आपसे सीधे यही पूछ सकता है कि कौन शामिल नहीं है, तो इन 6 के अलावे जो नहीं होगा वो नहीं शामिल है ना। तो इन 6 को ध्यान रखना है कि बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, है ना, हिंदू, इन लोगों को ही नागरिकता देने का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। क्लियर है? तीनों देश का नाम लिख लेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत आया हो, ठीक है। कब तक? 31 दिसंबर 2014 तक।
क्या चीज? म्यांमार नहीं था म्यांमार इसमें। यही 3 को देश है, ठीक है, यही 3 को केवल, है ना। चलिए अब आइए, तो ये लिख लिए, समझ रहे इसको? सीए 2019 समझ रहा है ना। नागरिकता देने का प्रावधान है 6 धर्मों को, लोगों को, कहां के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, जो लोग इंडिया आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद आइए एनआरसी लिखेंगे। एनआरसी इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। अब देखिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी है। इसका मतलब क्या है, बस इतना समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के नागरिक होंगे, आप विदेशी होंगे, तो विदेशी होंगे तो किसी पर्पज से आए होंगे, यानी तो भारत के नागरिक होंगे आप। तो ऐसे में क्या है कि एनआरसी, देखिए एनआरसी पूरा देश में तो कराने का कोई जरूरत नहीं है। एनआरसी जनरली उन क्षेत्रों में होता है जहां पर कि बाहर से लोग बॉर्डर क्रॉस करके घुस जाते हैं आसानी से, है ना। तो वहां पर उनको चेक किया जाता है कि उनके पास कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट है कि वो बता सके कि वो भारत के नागरिक है ना। तो ये तो हर देश में होना चाहिए कि हम लोग किसी भी देश में वो वही आदमी रहे जो उस देश का नागरिक है। क्योंकि देखिए, एक तो हम लोग ऐसे ही जनसंख्या का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, है ना। ऐसे में और भी आदमी सब आता रहेगा तो अल्टीमेट तौर पे दिक्कत किसको होगा? हम लोग को होगा ना जी, भारत के नागरिक को ना होगा, थोड़ा ना दूसरा आदमी को होगा। घर में अगर आदमी, अगर देखिए आप घर में है, परिवार है ना, इसमें कोई गेस्ट आया तो गेस्ट का 1-2 दिन तो खूब रिस्पेक्ट होता है कि भाई ठीक है अतिथि है तो भाई खिलाओ पिलाओ उसको, बढ़िया से करो। लेकिन आपको मालूम चल जाए कि ऐसा अतिथि है कि जइबे नहीं करेगा, तो 3-4 दिन के बाद चाय का टाइम बदलने लगेगा, है ना, खाना का टाइम बदलने लगेगा, और चाय की क्वालिटी, खाने की क्वालिटी में आइटम घटने लगेगा। अब लोग ऐसा ऐसा आचरण करना शुरू कर देंगे कि अतिथि को समझ में आ जाए कि भाई मेरा अब यहां का समय पूरा हुआ, अब निकलूं यहां से, है ना। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ होता है एकदम हद दर्जा का आदमी सब, है ना। वो कहेगा कि जैसे देखेगा ना कि क्वालिटी कम जा रहा है तो कहे कोई बात नहीं, हम तो परिवार के सदस्य न है ना, मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट का क्या जरूरत है। वो छोड़ के जीवे नहीं करेगा, है ना। एगो मूवी आया था, आप लोग देखोगे, अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। तो कुछ कुछ अतिथि ऐसा होता है। तो जब आदमी बढ़ेगा तो भाई अब रिसोर्स तो सीमित है ना, संसाधन तो सीमित है, और उसमें आदमी हो गया ज्यादा, तो क्या होगा? इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, गरीबी बढ़ेगा, भुखमरी होगा देश में, खाद्यान्न संकट आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ठीक है कि भाई तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहेंगे, हमारे पास अपने बहुत सारा आदमी है, उसी का पेट भरना है, उसी को स्वास्थ्य सर्विस उपलब्ध कराना है। इसीलिए एनआरसी जरूरी है। एनआरसी में कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे देश में जो भी लोग हैं, जो भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं, तो जो भारत के नागरिक हैं वो भारत में रहे, बाकी किसी भी धर्म का आदमी हो वो अपने देश में रहे, है ना। वो मान लीजिए अगर कोई हिंदू ही है और अगर अगले देश का है तो अलग देश में रहे, वो यहां क्यों आएगा भाई? कोई इस्लाम को मानने वाला है तो उसका अपना देश है, तो अपना वहां रहे, है ना। कोई क्रिश्चियनिटी को मानने वाला है तो अपने देश में रहे, वो हमारे देश में क्यों आएगा? हमारे देश में अगर आएगा तो आए, घूमे फिरे, खाए पिए और जाए यहां से, है ना। इथोई ना क्या करके यहीं पे घर बसा लेंगे, तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? तो इसलिए जो है इस चीज को ध्यान रखना है कि एनआरसी जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होना चाहिए ताकि पता चले कि देश में वही लोग रह रहे हैं जो देश के नागरिक हैं। अवैध रूप से भाग करके कोई अपने देश से हमारे देश में आ गया और रह रहा है तो इससे अल्टीमेट तौर पर दिक्कत हम ही लोगों को होगा, है ना। तो इसलिए एनआरसी का प्रावधान किया गया है, ठीक है। लेकिन एनआरसी ने जब भी सरकार चाहती है ना कि कराएं, बस हो जाता है दिक्कत, हंगामा हो जाता है देश में, है ना। एनआरसी होना शुरू होता है असम से, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है, मेन मामला बांग्लादेश वाला है हम लोग का, है ना। बस जैसे होता है बस विवाद शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी सरकार का कहना है कि हम एनआरसी कराएंगे, है ना, और एनआरसी करा करके हम इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये सारा चीज जो है सो वो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिलहाल तो आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ठीक है, ये है एनआरसी। उसके बाद है एनपीआर, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे,
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण। अब देखिए, आपसे तो पहला एक सवाल यही पूछा सकता है कि एनपीआर क्या होता है, तो ये बता सकते हैं फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब है कि देश में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है आज तक, ये बताइए। हुआ है? हाँ, ये दोनों को जब अलग अलग लिख लें तो अलग अलग ना होगा, इसमें पूछने वाला कौन सा बात है? अलग अलग है। एनआरसी सेपरेट है, एनपीआर सेपरेट है। एनआरसी असम के क्षेत्रों में, बॉर्डर के क्षेत्रों में सरकार कभी कभी कराते रहती है। ठीक है, तो एनआरसी पहले भी हुआ है। लास्ट टाइम एनआरसी 2015 में हुआ है, असम में ही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एनआरसी मैंने नहीं पूछा, एनआरसी बहुत ही बार हुआ है ना, अलग अलग टाइम पर, और जब हुआ तब विवाद हुआ है। ठीक है, लेकिन आपसे मैंने पूछा है एनपीआर के बारे में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में, कि ये क्या है। तो ये तो है राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण। तो ये हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक देश में? हुआ है? अच्छा, आप लोग जनगणना आप में से कोई किया है कि नहीं किया है जी? आप लोग तो किया, आप लोग तो शिक्षक हैं, तो कितना शिक्षक का ही सब काम होता है ना? किए हैं? 2 जनगणना किए हैं। 2022 वाला किए हैं? 2022 वाला तो सब तो चल रहा था ऑनलाइन जी, वो कर क्या हैं? चलिए बढ़िया, हमको लगा कहीं 2001 वाला तो नहीं कर लिया आप। चलिए आइए देखिए, एनपीआर जो है ना, एनपीआर का कंसेप्ट पहले नहीं था। एनपीआर का कंसेप्ट वे आया है 2003 में। एनपीआर का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही आया है कब? 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब एनपीआर का कंसेप्ट आया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें कहा गया कि एनपीआर जो है, इसमें क्या होगा, तो इसमें भारत में रहने वाले भारतीय और साथ में जो भारत में रह रहे हैं विदेशी, उन सब लोगों को देखा जाएगा। मतलब कि एक तो होता है कि जनगणना, तो उसमें भारत में लोग कितने हैं, भारत के नागरिक कितने, वो सब पता चलता है। एनपीआर में क्या पता चलेगा कि विदेशी लोग कितना इंडिया में रह रहा है, किस किस पर्पस से रह रहा है, किस किस मोटिव से रह रहा है। ठीक है, और साथ में भारत के लोग, मतलब कि दोनों का एक साथ इसमें कैलकुलेशन होता है। तो इसमें विदेशी वो लोग काउंट किए जाते हैं जो 3 महीना से अधिक किसी भी पर्पस से, पढ़ने के पर्पस से, कमाने के पर्पस से, घूमने के पर्पस से, किसी पर्पस से इंडिया आए हैं, 3 महीना से ज्यादा के लिए आए हैं, है ना, तो उनको एनपीआर में देखा जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने पूछा था कि एनपीआर हुआ है कि नहीं हुआ है कभी। तो देखिए, ये जब कानून सरकार ने बनाया, तो सरकार ने कहा कि जनगणना के साथ ही एनपीआर हो जाएगा, एनपीआर अलग से नहीं होगा। जब जनगणना होगा तभी हो जाएगा एनपीआर, तो जनगणना के साथ ही एनपीआर होता है। ठीक है, तो 2003 में प्रोसेस आया, तो 2003 के बाद जो जनगणना हुआ वो कौन सा जनगणना था? इसका मतलब कि 11 में हुआ होगा, और हुआ था। 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें यह हुआ, लेकिन हंगामा नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला। अभी क्या होता है, अभी जो मोदी जी सरकार चला रहे हैं, अभी कुछ होता है ना देश में हंगामा हो जाता है, ये हो रहा है, पूरा हल्ला करो रे, क्या कर लो मोदिया, है ना, पगला। ये थोड़ी ना ये अभी हो रहा है जी, ये पहला ही से भी हो रहा है सब। लेकिन एक तो भाई थोड़ा मोदी जी का अपना भी थोड़ा ब्रांडिंग करते हैं, है ना, देश का आदमियों सब वैसने है ना, ये कुछ और करेंगे बस उसको एकदम राई का पहाड़ बना देगा कि देखिए क्या हो रहा है। एनपीआर हुआ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कब? 2011 के जनगणना के टाइम पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। शांतिपूर्ण होने का यह भी एक कारण था कि जिस व्यवस्था को लाया बीजेपी ने, उस व्यवस्था को कर रही थी कांग्रेस, तो विरोध करेगा कौन, है ना।
विपक्ष ने लाया और सत्ता पक्ष उसको कर रहा है, तो विरोध कौन करेगा? बीजेपी ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने उस काम को करा दिया, तो कहीं विरोध नहीं हुआ। अब मामला यह है कि तो एनपीआर कब होता है जी? तो सेंसस के टाइम में, यानी कि जनगणना के समय में होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा कि एनपीआर 2003 में प्रारंभ किया गया, या एनपीआर को 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, और 2011 के जनगणना के समय, और 2011 के जनगणना के समय और 2011 के जनगणना के समय देश में पहली बार एनपीआर हुआ। 2011 के जनगणना के समय देश में पहली बार एनपीआर हुआ। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो अब देखिए, तो यहां जो है आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 2011 के समय, अब देखिए, तो जनगणना तो आप लोग किए होंगे जी। हमारे देश में और खास करके हमारे स्टेट में शिक्षकों से पढ़ाई छोड़ करके सरकार सारा काम करवा लेती है ना। उन्हें वो कहती है कि भाई खिचड़ी टेस्ट कर लो, ठीक बना है कि नहीं बना है ना। उन्हें वो कहती है कि जनगणना करवा लो, उन्हें वो कहती है कि चुनाव करा दो, आजकल तो उन्हें वो कहती है कि शराब भी पकड़वा दो, है ना। तो पढ़ाई छोड़ करके शिक्षक से सारा काम करवा लो, तो बताइए कि तो भाई पढ़ाई का गुणवत्ता कहां जाएगा? पढ़ाई का जो क्वालिटी हो तो गिरेगा ही। आप दूसरा काम करवा रहे, तो शिक्षक का एकमात्र काम होना चाहिए पढ़ाना, और इसी के लिए उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि भाई वो पढ़ाए केवल, बाकी काम बाकी लोग करें। अन्य भी अथॉरिटी है सरकार के पास, सरकार उनसे कराए, शिक्षकों से ही सारा काम क्यों? वो बेचारा पढ़ाई का बोझ लेकर के घूमे कि चुनाव करवाने का बोझ लेकर के घूमे हैं? सर ऊपर से शराबो पकड़े, अब दूसरे को शराबिया सब रात में घेर ले लो कहीं अकेले में, तो क्या होगा किसी शिक्षक का? है डरे कोई शिक्षक बोलेगा जी? और वो सब पी पा के फूल रहता है, लगेगा पढ़ाने शिक्षक को है। तो सरकार को भी सब समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए कि भाई शिक्षक सभ्य आदमी होता है, उसको पढ़ने पढ़ाने का काम दीजिए, है ना। अब पुलिस आपके पास है ना, तो पुलिस के हाथ में रहता है डंडा, तो उस सब का इलाज बढ़िया पुलिस करेगी, शिक्षक बेचारा क्या करेगा, है ना। तो शिक्षक का काम केवल पढ़ाने का है, उसको पढ़ाने दीजिए, बाकी काम आप अन्य अथॉरिटी से करवाइए, लेकिन सब शिक्षक से करवा लेता है सब। देखिए, जनगणना जब होता है ना, तो जनगणना 2 फेज में होता है, आप लोग किए होंगे, आइडिया होगा आप लोग। पहला फेज होता है एनुमरेशन का, है ना। जो पहला फेज होता है ना, पहला फेज जो होता है वो हाउस लिस्टिंग का होता है ना। तो हाउस लिस्टिंग जो होता है, यानी कि घर की जो है वो सूची तैयार की जाती है ना। तो पहला होता है आपका हाउस लिस्टिंग, और दूसरा होता है गणना, है ना, इसको बोलते हैं एनुमरेशन। ठीक है, तो एनपीआर में कहा गया कि एनपीआर जो होगा ना, वो हाउस लिस्टिंग के टाइम पर ही कर लिया जाएगा, मतलब कि पहले फेज में ही। ठीक है, तो देखिए, जब जनगणना होती है, 2011 में जनगणना हुआ, तो 2011 के जनगणना का काम 2010 में ही शुरू हो गया, है ना। वो 1 साल पहले शुरू हो जाता है। तो पहला साल जो होता है ना, तो 2010 में हुआ तो 2010 में हुआ हाउस लिस्टिंग का काम। तो जब हाउस लिस्टिंग का काम हुआ, उसी के साथ में एनपीआर हो गया, हाउस लिस्टिंग के टाइम पर ही, क्योंकि कहा गया है कि जब हाउस लिस्टिंग होगा, यानी कि जनगणना का पहला फेज जब चलेगा, तो पहले फेज में ही क्या कर लिया जाएगा? पहले फेज में ही एनपीआर करा लिया जाएगा। तो 2011 के जनगणना में पहली बार एनपीआर हुआ, लेकिन किस वर्ष में हुआ? तो 2010 में हुआ। और किसके साथ हुआ? तो हाउस लिस्टिंग के काम के साथ। जब हाउस लिस्टिंग हो रहा था, उसी समय एनपीआर जो है वो करा लिया गया, है ना। तो यहां पर इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनपीआर का सबसे पहले चर्चा 2003 में आया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। कहा गया कि जनगणना के टाइम में होगा, तो 2011 के जनगणना के समय में हुआ, और कब हुआ? तो 2010 में हुआ, और 2010 में हाउस लिस्टिंग के साथ हुआ। क्लियर है? समझ आया बात, है ना। लिख लिया ना इसको कि यह जो है
ये क्या लास्ट लाइन क्या लिखे हैं? 2011 के जनगणना के साथ हुआ, ठीक है ना? तो उसी में लिख लीजिए 2011 के जनगणना के साथ हुआ था, ठीक है। 2010 में हाउस लिस्टिंग के समय, 2010 में हाउस लिस्टिंग के समय श्योर जोश, नोट्स में ये सब कुछ नहीं मेंशन है सर। नोट्सवा में ये सब ना मिलता ना, वो ये सब लेक्चर में मिलता है ना नोट्सवा। हाँ, 2010 में हाउस लिस्टिंग के समय में ये हुआ। लेक्चर होता है वो अपडेटेड होता है ना, और नोट्स होता है वो फिक्स मटेरियल होता है उसमें। और इसलिए कहते हैं कि लेक्चर और नोट्स दोनों मिला करके पढ़ना चाहिए ना। क्लास नोट्स और आपका जो नोट्स है वो दोनों को मिक्स करके तब आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, ओके। और खास करके पॉलिटी या कुछ भी ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसका रिलेशन करंट से हो, है ना, करंट सिचुएशन से, तो करंट सिचुएशन को उसमें अपग्रेड करना होता है, ठीक है। तो हाउस लिस्टिंग के समय में हुआ, ये क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद है सेंसस। तो सेंसस तो जनगणना तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, कि जनगणना क्या होता है। तो प्रत्येक 10 साल पर जनगणना कराया जाता है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना क्या होता है, जनगणना क्यों होता है, तो क्या बताइएगा? भाई ऐसे बोलिएगा, हमारा सुने कौन क्या बोल रहा है ना। देखिए लिख लीजिएगा सेंसस क्या होता है। ये सब जो बोल रहे हैं आप लोग सब कुछ नहीं होता है। लिखिए, लिखिएगा कि सेंसस एक्ट 1948, जनगणना अधिनियम 1948, सेंसस एक्ट 1948, जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, 1948 के तहत जनगणना, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना एक प्रक्रिया है। जनगणना एक प्रक्रिया है, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि जनगणना क्या है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होने वाली एक प्रक्रिया है ना। 1948 में भारत की संसद ने, जो समय संविधान सभा संसद का काम कर रही थी, उसी ने एक एक्ट पास किया था और उसी के तहत जनगणना हमारे देश में होता है, ठीक है। उससे पहले जो होता था वो अंग्रेजों के बनाई हुई व्यवस्था पे होता था, है ना, जिसमें सबसे पहले देश में जनगणना कब हुआ था जी? हाँ, 1872 में, हाँ हाँ, लॉर्ड मेयो के टाइम में पहली बार किया गया और नियमित तौर पर 10 वर्ष हुआ, हाँ, रिपन के समय से। पहली बार देश में जनगणना हुआ 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर। अनियमित तौर पर प्रत्येक 10 साल से होना प्रारंभ हुआ रिपन के टाइम में 1881 से, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो जनगणना हम लोग क्या होता है, यह संसद के द्वारा जो एक्ट पास किया गया है, जनगणना अधिनियम 1948, उसके तहत होता है ना। तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि देश में कितने लोग हैं, साथ ही उनका देखा जाता है कि भाई किस जाति के लोग कितने हैं, धर्म के लोग कितने हैं, लिंग का क्या अंतर है, शिक्षा का क्या स्तर है, आवास की सुविधा कितनों को मिल रही है, बिजली की सुविधा कितनों को मिल रही है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, तमाम तरह की चीजों को उसमें देखा जाता है, ठीक है।
और उसको देख करके जो है सो वो डाटा रखा जाता है। अब उसमें से सरकार को जो डाटा रिलीज करना होता है वो डाटा रिलीज कर देती है, आज जो डाटा रिलीज नहीं करना होता है उसको अपने पास बचा करके रख लेती है, छिपा करके रख लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये सारा काम जो है एनआरसी, एनपीआर, सेंसस, ये सब करवाता कौन है? ये सब कौन करवाता है जी? हाँ? लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिखिएगा, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल, ये सारा काम एनआरसी, एनपीआर, सेंसस, इस सारा काम जो है वो एक ही अधिकारी कराता है, उसका नाम होता है रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है, और देखिए ये रजिस्ट्रार जनरल जो है ये देश के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है ना। जो होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसी के अंतर्गत काम करता है और सारा काम उसी के तहत किया जाता है। एनआरसी भी वही कराता है, एनपीआर भी वही कराता है, सेंसस भी वही कराता है, और इसके अलावा एक काम और वो कराता है, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट, कितना लोग देश में मर रहे हैं और कितने लोग का जन्म हो रहा है, तो इसके संबंध में भी जो ये बनता है ना, तो यही बनवाता है, सब अंतिम तौर पर इसी के निगरानी में होता है। तो एक और चीज है डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये जो हर जगह बनता है तो वो भी अंतिम तौर से किसके कंट्रोल में रहता है? तो वो रहता है रजिस्ट्रार जनरल के कंट्रोल में। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल करवाता है ये सारा काम, और वो किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, है ना। होम मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय है, उसी के अंतर्गत ये अपना काम करता है। क्लियर है? हाँ बोलिए ना। जी देखिए, नीति आयोग जो है वो एक प्रकार की एक संस्था है। ठीक है, वो एक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है, कैबिनेट के आदेश से उसका गठन हुआ है। ठीक है, तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, तो वहां से कोई भी स्कीम लॉन्च किया जा सकता है। अगर कोई चाहे, सरकार कोई निर्णय लेना चाहे तो वो नीति आयोग के माध्यम से ले सकती है, और उसके बाद सरकार ही उसको इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, उसका होम मिनिस्ट्री से कहीं से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और बाकी कुछ अगर कानून है तो कानून जो है वो संसद में बनता है। कानून बनाने के लिए नीति आयोग या किसी का जरूरत नहीं है ना। अब से कि कानून बना तो ये कानून संसद में बना, पार्लियामेंट में बना, पार्लियामेंट में बनता है, राष्ट्रपति उसमें साइन करता है, तब जाकर के वो कानून जो है सो फिक्स बनता है। बाकी कोई योजना, कोई स्कीम आ रहा है तो वो नीति आयोग के माध्यम से आ सकता है। कानून बनना होगा तो संसद जाएगा, संसद उसको पास करेगी, उसके बाद वो सब चीजें होंगी। तो इसमें जितना, अब जैसे कि जनगणना अधिनियम संसद ने बनाया, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक्ट है, कानून है, संसद ने बनाया। ठीक है, संसद बना करके उसी में कानून में ही रहता है कि कौन ये सब काम करेगा। तो ये सब काम करने का पावर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया किसके पास? तो रजिस्ट्रार जनरल के पास, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ओके, तो ये सीए, एनआरसी, एनपीआर और सेंसस समझ रहे हैं। अब है एनआरआई, है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, ये नॉन रेसिडेंट इंडियन है, अप्रवासी भारतीय है। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है ये कौन से लोग हैं? तो ये है तो इंडियन ही, है ना, लेकिन नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट का मतलब कि इंडिया में नहीं रहते हैं, है ना, है इंडियन लेकिन कमाने के लिए या कोई भी अन्य काम के लिए वो क्या है? बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एनआरआई कौन होता है? एनआरआई किसको कहेंगे? तो देखिए
यहां पर ध्यान रखना है 6 महीना, है ना, कि 6 महीना से अधिक यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्पस से, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इलाज कराने के लिए, घूमने के लिए, किसी भी पर्पस से अगर कोई व्यक्ति 6 महीना से ज्यादा विदेश में जाके रहता है तो उस आदमी को एनआरआई कहेंगे। ठीक है, 6 महीना से ज्यादा कोई और रहता है तो, है ना। अब जैसे देखिए, अब हम लोग सब भारत के नागरिक हैं, तो अब कोई जाता है दिल्ली कमाने के लिए, तो दिल्ली तो भाई भारतीय का ना हिस्सा है, भारतीय के अंदर है ना। लेकिन वही कोई आदमी चल गया यूएई, है ना, तो अभी क्या है, तो भारत के बाहर का हिस्सा है ना। तो अब विदेश चल गए कमाने के लिए, या विदेश चल गए पढ़ने के लिए, तो भारत छोड़ के अगर आप किसी अन्य देश में चले गए 6 महीना से ज्यादा आप वहां पर रह रहे हैं, किसी भी मोटिव या पर्पस से, कोई भी उद्देश्य से, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि वो आदमी एनआरआई है ना। कहा जाता है कि देश में सेना के जवान के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई सम्मान का हकदार है तो वो यही लोग हैं, एनआरआई लोग। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा अगर मजबूती कोई प्रदान करता है तो ये एनआरआई लोग होते हैं, है ना। जब 1998 में हम सेकेंड परमाणु परीक्षण कर रहे थे, द्वितीय परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तो उस समय अमेरिका ने हम पर तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने तो लगाया ही था, उसके साथ साथ जितने उसके आइडियोलॉजी को मानने वाले देश सब थे वो सब भी लगा दिया, है ना। वो सब भी तमाम तरह का प्रतिबंध जो है वो इंपोज कर दिया, है ना। वो सब भी तमाम तरह का प्रतिबंध जो है सब लगा दिया। ठीक है, तो सब जब तमाम तरह का प्रतिबंध सब लगा दिया तो उसमें आप देखते हैं कि क्या हुआ कि जब वो तमाम तरह का प्रतिबंध लागू कर दिया, लगा दिया, तो उसका असर क्या हुआ, उसका असर यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरने लग गई, खराब होने लग गई। तो उस समय भारत के जो लोग थे जो विदेशों में कमा रहे थे, उन्होंने इतना पैसा कमा कमा करके भर भर के इंडिया भेजा कि भारत की इकोनॉमी प्रभावित नहीं हुई, है ना, और भारत की अर्थव्यवस्था डूबने से बच गई। इसलिए कहा जाता है कि भाई इन लोगों का बहुत सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान उनका होता है जो बड़े बड़े पदों पर हैं विदेश में ना। अब कोई पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन के गया तो लोग उसका बहुत सराहना करते हैं, लेकिन अगर कोई मेहनत कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको लोग उतना सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन सम्मान का हकदार वो भी उतना ही है जितना कि बड़े पद पर बैठे लोग, है ना। जो भी लोग भारत के बाहर जाकर के कमा रहे हैं एनआरआई के तौर पर, उनका इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो महत्वपूर्ण रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। तो यह एनआरआई लोग जो हैं, इनके पास सारा अधिकार है, क्योंकि यह है क्या, भारतीय ही, है ना। तो ये सारे लोग जो हैं वो क्या है, भारतीय ही होते हैं। ठीक है, और ये लोग जाकर के बाहर कमाते हैं और कमा करके यहां पर आते हैं। ठीक है, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले कुछ समय में हम एनआरआई लोगों को वोटिंग राइट भी देंगे, है ना। तो ये वोटिंग राइट, ऐसा नहीं कि इनको पास वोटिंग राइट नहीं है, जब भी देश में रहते हैं तो वोट करते ही नहीं, क्योंकि नागरिक भारत के हैं तो कमाने के लिए वहां गए हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब आप किसी भी देश में हैं, आप भारत में चुनाव चल रहा है, तो आपको आने का जरूरत नहीं है, वहीं से वोटिंग करवा लेंगे, है ना। वहीं से जो है वो वोटिंग करवा लिया जाएगा और उस वोट को कहा जाएगा प्रॉक्सी वोट, है ना, उसको कहा जाएगा प्रॉक्सी वोट। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ये योजना है कि हमारे देश के एनआरआई लोग जो कि बाहर में जाकर के कमा रहे हैं, बाहर में रह रहे हैं, तो देश में जब चुनाव होगा तो उनसे वोटिंग कराई जाएगी, है ना। और वो लोग भी वहां से सरकार चुनने में अपना योगदान जो है सो निभाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं जब भी देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनका मीटिंग होता है एनआरआई लोगों के साथ, है ना। उस देश में जितने भारतीय समूह के लोग हैं उनके साथ वो मीटिंग करते हैं। तो वो सारी चीजों को देखते हुए यहां पर कहा गया है कि उनको क्या करेंगे, वोटिंग राइट देंगे। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है एनआरआई वो कौन है, भारत के ही लोग होते हैं, है ना, जो बाहर जाके केवल कमा रहे हैं, फिर कमाने के बाद इंडिया आ जाते हैं तो वापस यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति 6 महीना से ज्यादा अगर कहीं भी विदेश में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, एनआरआई कहेंगे, है ना।
तो जो मैंने आपको बताया ही था कि हम लोग के बिहार से अच्छे खासे लोग जाते हैं। बिहार से एक डिस्ट्रिक्ट है सिवान, है ना, तो बिहार के सिवान से मैक्सिमम लोग जो हैं वो गल्फ कंट्री के अंदर में कमाने के लिए जाते हैं, है ना, गल्फ कंट्री में जाते हैं कमाने के लिए। इसलिए छपरा सिवान से ही एगो है सिंगर, वो गीत निकाल दिया इस सब लोग पर, है ना, ये सब एनआरआई लोग पर गीत निकाल दिया ना जी। बताए थे ना एक दिन आप लोगों को, आए नहीं बताए थे? नहीं तो हावड़ा तो यही जाता है जी, बगले में है। ये हावड़ा से चल के आएंगे छपरा छठ मनाएंगे वाला बात नहीं, हावड़ा तो कलकत्ते में है पगला। वो थोड़ा ना एनआरआई हो गया। एनआरआई होगा जो कह रहा है कि सऊदी वाला बात जो कर रहा है ना, तो जिसमें भी सऊदी वाला बात है ना, सऊदी अरब का बात कर रहा है या अरब का बात कर रहा है ना, कि हमारे वो बोलते हैं कि डैश डैश अरब गए ना, है ना, तो है ना, हाँ, तो वो जो भी लोग विदेश गया है जिस भी पर्पज से, वो जो होगा वो क्या होगा, वही होगा एनआरआई। तो हम लोग क्या एनआरआई लोगों का भरमार है ना, इसी वजह से सब गाना भी खूब चलता है ना, ऐसा गाना वाना भी सब अपना सिचुएशन पर बनेले रखता है, ठीक है। तो एनआरआई वही है जो 6 महीना से ज्यादा भारत से बाहर किसी भी पर्पज से रहता हो। याद रहेगा कि लिखना होना पड़ेगा, इसको याद रहेगा ना, हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि भाई यह ओसीआई और पीआईओ दोनों का फुल फॉर्म लिख लेंगे कि ये क्या होता है। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या, नॉन रेसिडेंट इंडियन इसको बोलते हैं, अप्रवासी भारतीय, ठीक है। और इसमें लिख लेना है कि 6 महीना से ज्यादा यदि कोई भारत से बाहर रहता है ना, किसी भी उद्देश्य से, तो वही एनआरआई कहलाएगा। 6 महीना से ज्यादा, ठीक है, ओके। एनआरआई वो है जो 6 महीने से ज्यादा किसी भी पर्पज से, किसी भी उद्देश्य से भारत के बाहर रह रहा है, ठीक है। अब वो कमाने, घूमने, पढ़ने, पढ़ाने, जिस भी पर्पज से गया हो वो, अभी ना कि 2 दिन के लिए गए विदेश आ गए तो हो जाएंगे एनआरआई ना, है ना। 6 महीना से ज्यादा रहेंगे तब जाके एनआरआई कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ओसीआई, ठीक है। तो ओसीआई जो है, कहो बोला, अरे भाई क्या इनडिसिप्लिन है भाई, ये आप लोगों का बहुत हल्ला करने लगते हैं आप लोग, ऐसा तरह से सीखिए आप लोग का बहुत सब निगेटिव फीडबैक जा रहा है। कोई बैच में आप लोग बहुत हल्ला करते हैं, अपने सरकार लगते हैं चलाने, और अगर ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत योग्य हैं तो फिर क्या हो सकता है, यहां का कोई हो सकता है, नहीं है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और हमको हैंडल करने दीजिए। बोलिए, ये थोड़ा कहिया बतलो, हम पहले बताओ कहिया बतलो, ये हम कहिया बतलो कि 6 महीना से ज्यादा तो ना कि छीन लेंगे, पागला। ये हम कहिया बताए जी कि 6 महीने से ज्यादा कोई चल जाएगा तो उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा, कुछ हो, हाँ चलिए चलिए, आइए ओसीआई और पीआईओ देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अप्रवासी भारतीय नागरिक, अप्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या अप्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पीआईओ जो होगा वो है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, अप्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक है। आईपीआईओ जो है वो है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, तो भारतीय मूल का व्यक्ति,
पीआईओ का मतलब हुआ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हिंदी में कहते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति। अब देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों कार्ड है, ये दोनों क्या है, कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड है। ये दोनों जो है ना ऐसा आदमी को दिया जाता है जो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, एक बात यहां पर पहले ही समझ लीजिए कि जो पीआईओ है ना, ये पीआईओ अब खत्म कर दिया गया है। इसको 2015 में इसको खत्म किया गया, 2015 में इसको खत्म करके इसको मर्ज कर दिया गया ओसीआई में। तो वर्तमान में अगर कोई कार्ड अलाउ होता है किसी को, तो एक ही कार्ड अलाउ होता है, उसका नाम है ओसीआई, है ना, ओवरसीज यूनियन ऑफ इंडिया। पीआईओ जो है इसको मर्ज कर दिया गया है ओसीआई में। ठीक है, मोदी जी ने ही मर्ज कर दिया 2015 में। ठीक है, अब है कि कार्डवा क्यों बनता है और किसके लिए बनता है। तो देखिए ये कार्ड वैसे लोग के लिए बनता है जो लोग विदेश के हैं, है ना, या मान लीजिए कि भारत के नागरिक पहले थे, अब जाकर के दूसरे देश का नागरिकता ले लिए। चाहे ऐसा आदमी सब जिसका पिताजी, दादाजी या कोई पूर्वज इंडियन होता था, ठीक है, लेकिन वो वर्तमान में विदेश में है। तो जितना लोग आप देखिएगा ना कि जो पहले भारतीय था और जाकर के विदेश में शिफ्ट कर गया, तो क्या हुआ कि जो लोग विदेश में शिफ्ट कर गया तो वो सब आज वहां पर बहुत बड़ा बड़ा आदमी सब है, मैंने अच्छा खासा रुपया कमा रहा है, बढ़िया बढ़िया पद पर बैठा हुआ है। तो अब लेकिन उसका है कि उसके दादाजी या उसके पिताजी भारत के थे। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग इंडिया आए, इंडिया घूमे। तो इंडिया आएगा तो अपना देश से लगाव रख देखेगा, अरे मेरे पिताजी यहां रहते थे, मेरे दादाजी यहां रहते थे, तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा भारत में। तो इससे क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़िया होगा। तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर ऐसा लोग जैसे मान लीजिए कोई भारतीय है, ठीक है, अब विवाह कर लिया बाहर में, है ना। अब देखिए विवाह कर लिया बाहर में, तो अब विवाह कर लिया, अब विवाह कर लिया तो भाई अब उसको तो रोज मिलना जुलना चाहिए ना, है कि नहीं। अब देखिए अब विदेश में विवाह करेंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, देखिए कि विदेश में विवाह किया अगर आपने, तो जब तक आप वहां गए तब तक तो साथ रहिए, कोई बात नहीं। अब आप आ जाएंगे वापस इंडिया, है ना, अचानक से मन कर दिया मिलने का, है ना, उधरों मन कर रहा है कि भाई मिलना है, इधरों मन कर रहा है कि मिलना है। अब भाई शादी हो ही गया है तो क्या दिक्कत है मिलने में। लेकिन अगर दोनों अलग अलग देश के नागरिक हैं तो दिक्कत है। अब उधर मन कर रहा है मिलने का, सरकार कही कि हम तुरा वीजा देवे नहीं करेंगे, जा। देखिए अगर भारत से अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो इसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, तो भारत सरकार आपको पासपोर्ट देती है। आज जिस देश में आपको जाना है उस देता है आपको वीजा, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई भी बाहरी नागरिक को भारत आना होगा तो उसको पहले भारत से वीजा लेना पड़ेगा। तो भारत सरकार जितना दिन का वीजा देगी ना उतने दिन आके रहना है, जब देगी तबे आना है, बिना वीजा के कोई इंडिया में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा आदमी सब मान लीजिए वो कर लिया बेचारा शादी बाहर में, है ना, मिलोल के अपना आ गया इंडिया, वो अपना देश में अपना देश में। एक दिन मन कर रहा है कि भाई अब मिलेंगे, तो मिलेंगे तो पहले भारत सरकार से मांगे पड़ता वीजा, जो उधर जो है ना उसको पहले वीजा मांगना पड़ेगा तभी इंडिया आने का अलाउ है, नहीं तो जो यहां है इसी को जाना पड़ेगा वहां। ठीक है, तो ये भी वहां जाएगा तो वहां का देश से वीजा मांगना पड़ेगा, है ना, तो बिना वीजा के तो एंट्री होगा नहीं। तो ऐसा लोग जो मान लीजिए फॉरेन में शादी कर लिया है, तो अब जो फॉरेन में शादी करेगा तो सामान्य तो उसके लिए मानते हैं कि भी उसका भी परचेजिंग पावर ऑफ प्रायोरिटी ज्यादा अच्छा होता है। इकोनॉमी में एक कंसेप्ट है पीपीपी का, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, वस्तु खरीदने की क्षमता, है ना। तो जिसके पास पैसा ज्यादा रहेगा वस्तु वही नहीं ज्यादा खरीदेगा जी, दूसरा कौन खरीदेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से अगर किसी के पास संपत्ति है तो जाकर के बाहर विवाह करता है, तो उससे भी क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा, क्योंकि वहां का आदमी आएगा यहां तो क्या होगा, वो मतलब डॉलर में खर्चा करेगा या अपने मुद्रा को यूज करेगा, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो इसलिए हम लोग इस कार्ड को बनाए हैं कि ऐसा आदमी जो भारत का नागरिक है, लेकिन नागरिक था और अब वो विदेशी नागरिक हो गया है, ठीक है, या फिर उसके पूर्वज भारत के थे, है ना, और भारत घूमने आना चाह रहा है, तो उसको वीजा वोजा का झंझट नहीं, उसको सीधे ओसीआई कार्ड दे देंगे। तो जिसको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा तो उसको वीजा लेने का जरूरत नहीं है। वो जब मन करेगा, आज मन क्या मिलना है, फोन पर बात हुआ जी कल मिलो, हाँ, तो दोनों के बात हो गया, मिलेंगे, और उसके पास है ओसीआई कार्ड, सीधे एयरपोर्ट जाएगा, प्लेन पकड़ेगा, आ जाएगा इंडिया।
इंडिया देगा अच्छा विदेशी नागरिक है, लेकिन भारत सरकार ने उसको ओसीआई कार्ड दिया हुआ है। तो जिसका भी ओसीआई कार्ड बन जाता है उसको भारत आने के लिए वीजा लेने का जरूरत नहीं है ना, और कभी भी आ सकता है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बस यहां पर वो प्रॉपर्टी केवल खड़ा नहीं कर सकता है ना, यहां पर वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। बाकी सारा सुविधा उठाएगा, है ना, जितना दिन उतना दिन आकर के इंडिया में रहे, जब मन तब चल जाए, फिर जब मन तब आ जाए, ठीक है। तो ये हम लोग यहां पर ये अलाउ किया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो ओसीआई कार्ड है उद्योग देश को हम लोग बैन कर दिए कि पगला के नहीं देबो, है ना हम पाकिस्तान को देंगे और ना ही हम बांग्लादेश को देंगे। हम जानते हैं कि दोनों अपने फकड़ है, हम लोग को क्या देगा, इस सब से हम लोग की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, है ना। इसलिए ना बांग्लादेश को अलाउ करते हैं और ना पाकिस्तान को अलाउ करते हैं। बाकी किसी भी देश के लोग का ओसीआई कार्ड भारत सरकार अलाउ कर सकती है, इन दोनों का अलाउ नहीं करती है ना, इन दोनों को अलाउ नहीं करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को ओसीआई अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी को करते हैं, है ना, बाकी देश को करते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी सब केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश बैन है, बाकी सबको जो है सो किया जाता है। तो ओसीआई कार्ड उन्हीं लोगों को ऑफर किया जाता है जो लोग जो है ना, जो लोग जो है वो मतलब भारतीय मूल के रहे हैं या भारत के रहे हैं और जाकर के विदेश की नागरिकता ले लिए हैं, है ना, अलग देश में नागरिक बन गए हैं, तो भारत आते जाते रहे, भारत के साथ उनका संबंध बना रहे, इसके लिए उनको ये चीज जो है सो ऑफर किया गया है। ओके, कोई दिक्कत समझ रहे ना क्या? या ओवरसीज के लिए किसी को टाइमिंग नहीं दिया गया है ना। कोई भी आदमी जो है अगर जा करके वहां पर मतलब भारत में का बाहर रह रहा है लेकिन उसका संबंध भारत से है ना, अगर उसके पिताजी दादाजी इंडिया के थे और उस देश का नागरिक है तो उस बेसिस पर वो कहेगा कि हमको भारत का नागरिकता नहीं चाहिए, लेकिन हमको ऐसा सुविधा दे दीजिए कि हमको जब मन तब हम भारत आ सके, अपने पिताजी का घर देख सके, दादाजी का जमीन देख सके, है ना, कहां पर क्या है नहीं है। तो इसके लिए उसको ओवरसीज दिया जाता है। क्या? विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना किसी सूचना का रहेगा तब खत्म हो जाएगा। सूचना के साथ रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एनआरआई है। फिर सूचना है भारत सरकार को कि हमारा आदमी 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल से बाहर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सूचना है ना इंडियन गवर्नमेंट को, तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। विदाउट इंफॉर्मेशन, लापता हो गया, पता ही नहीं चल रहा था, ऐसी स्थिति में खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सूचना है भारत सरकार के पास, वो आदमी वहां कमा रहा है, रह रहा है, कोई भी प्रोफेशन कर रहा है, तो उसका एनआरआई का दर्जा रहेगा और वो भारत का नागरिक ही रहेगा, उसकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। क्लियर है? तो उसे ही समझ रहे हैं? कोई दिक्कत समझ आ रही है बात? तो यहां पर ये सारी चीजें जो है सो इसके अंदर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी जो मुख्य बातें थी वो क्या थी, तो नागरिकता के संबंध में था, सिटीजनशिप के संबंध में था, जो संविधान में लिखा हुआ है, अलग से कानून बना हुआ है, कानून में संशोधन किया गया है और तमाम तरह की चीजें जो है यहां पर लिखी गई है। ओके, क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ठीक है। अब आगे अगला चैप्टर आप लोग सब लोग हेडिंग बनाएंगे, अगला चैप्टर जो हम लोग का होगा वो होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 to 35, है ना। चलिए, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है जी? अमेरिका से लिया गया है ना, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा, है ना। फंडामेंटल राइट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, है ना। कि क्या है? मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा को हिंदी में कहते हैं अधिकारों का महान घोषणा पत्र, अधिकारों का
महान घोषणा पत्र, मतलब कि जब एक ही बार में बहुत सारा अधिकार मिल जाए तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है मैग्ना कार्टा, है ना। जब एक ही बार में बहुत सारा राइट आपको मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो अगर पूछा जाए कि क्या भारत के नागरिकों को मैग्ना कार्टा मिला हुआ है, तो मिला हुआ है ना, मिला हुआ है। किसके रूप में? तो फंडामेंटल राइट के रूप में, मूल अधिकार के रूप में जो है वो क्या है? तो मैग्ना कार्टा मिला हुआ है ना, फंडामेंटल राइट्स के रूप में। तो अब है कि पहला बात तो ये कि भाई मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं भाई? फंडामेंटल राइट, भाई फंडामेंटल, मूल अधिकार मूल क्यों है? इसको कुछ और काहे नहीं कहते हैं? जरूरी है। देखिए, अधिकार जो होता है ना वो दो तरह का होता है ना। अधिकार जो होता है, राइट्स जो होते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है विधिक अधिकार और एक होता है मूल अधिकार। तो जिसको छीना ना जा सके उसको कहते हैं मूल अधिकार, आज जिसको छीन लिया जाए उसको कहते हैं विधिक अधिकार, है ना। और बिल्कुल इसको मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है। सर्वांगीण का मतलब होता है होलिस्टिक, मतलब कि सभी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, एक व्यक्ति का सभी प्रकार से विकास हो, सभी प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो। उस डेवलपमेंट के लिए क्या है? तो जरूरी है कि क्या हो? उसको मूल अधिकार दिया जाए, उसको फंडामेंटल राइट दिया जाए, है ना। तो मूल अधिकार वर्तमान में कितना है जी? 6 गो है। कौन कौन सा? अच्छा, कौन कोई है जिसको जिसको छह मूल अधिकार याद है? सिंगल आदमी, हाँ बताइए। बिल्कुल, गुड, बैठ जाइए, सही है। क्या यार, ना मन बोलूंगा। अरे ये तो वही बात हुआ कि कोनो बचवा कहले कि दू के पढ़ा पढ़ो पढ़ दिलो तो सब खुश हो गए लो। अगर ये किसी को याद नहीं है ना तो ये शर्म का बात है, ठीक है। और ये किसी को याद है तो ये गर्व का विषय नहीं है, क्योंकि बचपने से याद रहना चाहिए, है ना। तो ये सब याद रखना है, और नहीं याद है ना तो याद कर लेना जाके घरे, है ना। घरे जाके आज याद कर लेना है कि भाई फंडामेंटल राइट्स याद होना चाहिए ना। इस स्कूलों में बच्चा सबको पढ़ाया जाता है ना, तो ये सब याद रखना है, ठीक है, कि क्या है नहीं है ना। हाँ, इसमें जब डेप्थ जाकर के पूछा जाए कि अच्छा भाई स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा अधिकार है ना। आर्टिकल 20 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अपराधियों के संबंध में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। आर्टिकल 21 की व्याख्या क्या कहता है, तो वो मजेदार बात है ना। तो ये 6 गो फंडामेंटल राइट जो है याद रखना ही हर नागरिक का अधिकार है, तो कम से कम याद होना ही चाहिए। सारा अधिकार याद होना चाहिए, सारा कर्तव्य याद होना चाहिए, है ना। 11 गो कर्तव्य है, 6 गो मूल अधिकार है ना। तो ये जो है सो आपको एकदम याद होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक में है, ठीक है। अब देखिए कि 12 से 35 तक में है तो इसमें रखा गया है 6 गो, है ना। 6 जो है वो फंडामेंटल राइट्स इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से लिख लेंगे 6। तो लिखेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और यह है
आर्टिकल 14 टू 18, 14 से 18। उसके बाद लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22। राइट टू लिबर्टी, है ना, राइट टू लिबर्टी। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट फॉर माइनॉरिटीज। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए नहीं है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, उसके बाद एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। है इसी में है, एकरा बतेबो न जब तो सब बताएंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, लव जिहाद क्या होता है ना, जितना जो मुद्दा सब देश में चल रहा है, अभी केरल स्टोरी को फिल्म बनल है, उसका ही संबंध क्या है ना, सब बताएंगे। ठीक है, हाँ लिख लिए, 6 को लिख लिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, क्या तो वो जो राइट टू एजुकेशन है ना, वो आर्टिकल 21A में है, वो 2003 में आया है, उसको अलग से बताएंगे। ये जो है ना, ये माइनॉरिटी के लिए है, खाली सबके लिए नहीं है। इसका काम मतलब होता है अलग बताएंगे। ठीक है, हाँ, कि तो कौन सा कौना दवाई के इलाज कौना बीमारी में होगा, वो सब वहां पर बताएंगे। ठीक ना, इसका संबंध उससे नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये केवल अल्पसंख्यक समाज के लिए है। देश में जो अल्पसंख्यक समाज है, माइनॉरिटी, उसके लिए है। और सबके लिए जो राइट टू एजुकेशन आया ना, वो 2003 में आया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लाया गया, 2003 में, जो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है, तो इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो 6 गो है, ये मूल अधिकार है ना। अब नोट करके एक बात लिखिएगा, सब लोग नोट करके लिखिएगा कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में, संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, है ना। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे बना दिया गया विधिक अधिकार, लीगल राइट। और इसे बना दिया गया विधिक अधिकार, लीगल राइट। और इसे बना दिया गया विधिक अधिकार, लीगल राइट। ठीक है, इसको बना दिया गया विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट, है ना। क्या बन गया? विधिक अधिकार। और आर्टिकल 300A 300A या 300 क, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। ठीक है, यह आर्टिकल 300A में रख दिया गया, विधिक अधिकार बन गया। तो अभी कहां पर शिफ्ट हो गया? अभी शिफ्ट हो गया 300 क में, है ना, 300A में। ओके, क्लियर है? तो यहां पर इसको जो है सो शिफ्ट कर दिया गया। अब देखिए, ये सब मूल अधिकार है। इसको देखिए, इसको एकदम ध्यान से, अब बढ़िया से पढ़ना है, इसको समझना है, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए तो जरूरी है ही, साथ साथ जीवन में कोई समस्या ना आ जाए, कोई लीगल प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसके लिए भी बहुत जरूरी है ना, कि इसको कैसे देखना और कैसे समझना है। ठीक है, तो इस समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता या शिक्षा और संस्कृति या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। यहां पर आप देखिएगा कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें तमाम तरह से, इसमें क्या कहा गया? जिसमें है स्वतंत्रता, तो हिंदी में लिख दिया। इंग्लिश में स्वतंत्रता के लिए दो एक वर्ड होता है, एक होता है फ्रीडम और एक लिबर्टी। हमने आपको कहा कि लिबर्टी लिखिए, है ना, फ्रीडम नहीं कहा ना, राइट टू लिबर्टी कहा। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम जब होता है ना, तो फ्रीडम का अर्थ भी आजादी होता है, स्वतंत्रता होता है, और लिबर्टी का अर्थ भी स्वतंत्रता होता है। बट ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कहीं फ्रीडम लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आजादी ऐसी है कि कोई कंट्रोल नहीं है ना, मतलब कि एक्सट्रीम आजादी। ठीक है, एक्सट्रीम स्वतंत्रता, आपको जो मर्जी सो करिए ऐसा। लेकिन हमारे यहां क्या ऐसा है? एक्सट्रीम लिबर्टी है। एक्सट्रीम लिबर्टी हमारे देश में नहीं है ना, तो इसलिए हमारे यहां क्या लिबर्टी है, और लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होता है, लेकिन यहां पर होता है कि कंट्रोल्ड वे में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो होगा वो क्या होगा? कंट्रोल वे में होगा, एक्सट्रीम नहीं होगा, है ना। एक्सट्रीम यानी कि बड़े स्तर पर जो है सो वो नहीं दिया जाएगा, ये चीज है यहां पर। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में अब क्या है? निजता का अधिकार, है ना, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इसी के अंतर्गत आता है ना, निजता का अधिकार। तो निजता के अधिकार के अंतर्गत क्या है कि सब लोगों का अपना अपना निजी अधिकार है ना, तो उसको भी कोई वायलेट नहीं कर सकता, है ना। तो उसमें अधिकार छिपा हुआ है कि कौन अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है, अगर उससे कोई दूसरा आदमी इंपैक्ट नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे में क्या है कि वो आदमी अपने निजी जीवन में कुछ भी करे, दूसरा आदमी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और इतना एक्सट्रीम लेवल पर है कि एगो मामला हो गया था दिल्ली में, है ना, दिल्ली में एगो मामला हो गया था, है ना, रात को 2 बज रहा था। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों सुतल था। ठीक है, तो जो पत्नी महोदया थी वो अपना फोनवा टक टक चला रही थी, व्हाट्सएप पर से एकदम तेजी में बतिया रही है। पति महोदय का नींद गया खूल। अब वो देख रहा है कि पगला, हम यहीं पर हैं, तो ये 2 बजे रात को इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल किससे रहा है? अब उठा, अब करे रे फोन देखबुआ, है ना। अब वो तनी पढ़ल लिखल थी, कहीं से पॉलिटिकल क्लास बढ़िया से की होगी, है ना। बोली फोन लाओ, पगला, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आई राइट टू प्राइवेसी का मामला है। तो बोला प्राइवेसी का मामला है भाई, हम ये हैं, यहीं पर हैं, अगर तुमको कोई तनाव है, कोई टेंशन है, कोई बात है तो हमसे बोलो। सब बात तुम्ही से कह देंगे, शादी कर लिए तो हमारा अपन निजी जीवन कुछ है कि नहीं है। अब वो बेचारा पगला गया, वो पॉलिटिकल नहीं पढ़ा होगा, अब वो कह रहा कि भाई तो मतलब मारामारी पे नौबत आ गया। बहू सुबह उठी, जाकर के थाना में केस कर दी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दी।
कि हमरा से हमारा मोबाइल मांग रहा था, छीन रहा था, है ना। ये मामला चल गया दिल्ली हाईकोर्ट तक, है ना। मामला हाईकोर्ट गया तो कोर्ट पूछा भाई क्या दिक्कत है, कहे तो आप लोग यहां तक पहुंच गए। टाइम हो गया का जी? टाइम तो हो गया, लग रहा है क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखिए क्या हुआ। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि क्या दिक्कत है भाई। तो हस्बैंड बेचारा कहा कि देखिए सर दिक्कत ये है कि अब बताइए कि हमारा दोनों आदमी का शादी भइल है ना। तो हम लोग 7 फेरा लिए हैं अग्नि का, और वादा किए हैं कि भाई दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, है ना, दुख सुख शेयर करेंगे। अरे बताइए रात को 2 बजे रात को अपना फोनवा से बतिया रही है, पता नहीं कहवा। इतना दिन से कह रहे हैं कि फोन दिखाइए हुजूर, वो दिनों नहीं दिखाई और आज तक नहीं दिखाई है। तो बताइए संशय का बात है कि नहीं। कोर्ट कहा कि सही बात है भाई, तो दिक्कत वाला बात है। उससे पूछा कि भाई तुम बताओ तुमको क्या दिक्कत है। तो पढ़ल लिखल थी, वो कही कि भाई देखिए 2017 में केस पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार होगा। तो हम अपने फोन से किससे बतिया रहे हैं और किससे नहीं बतिया रही, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें इनको क्या दिक्कत हो रहा है, सुते आराम से चुपचाप। हम जहां बतिया रहे हैं हमको बतियाने दे। अब कोर्ट बेचारा फंस गया। कोर्ट कहा है सही में भाई ये तो राइट टू प्राइवेसी का मामला है, अधिकार का बात है। तो कोर्ट कहा कि भाई देखिए हम इसका अधिकार ये नहीं छीन सकते हैं। ये सही में विवाह हो जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई आपका बधुआ मजदूर हो गया, है ना। उसके पास अपना अधिकार है, आपके पास अपना अधिकार है, दोनों अपना अपना अधिकार यूज कीजिए। तो उसका फोन चेक करने, अगर वो स्वतः अपनी इच्छा से अगर अपना फोन आपको दे देती है तो कोई बात नहीं है। तो नहीं दे रही है तो इसका मतलब कि आप मत मांगिए। तब वो कहा कि तब जो पति था बेचारा निसहाय अवस्था में चला गया। अब वो कह रहा है अच्छा सर ये बताइए कि ये कह रही है कि हम तुमको फोन नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ना है, तब ना कह रही है कि नहीं दिखाएंगे। तो अब बताइए कि इस संशय की अवस्था में साथ रहना मुश्किल है कि नहीं। तब कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ये बात तो ठीक कह रहा है। तब कोर्ट कहा कि ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम तलाक ले लो, ये तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम इसका फोन चेक नहीं कर सकते हो भाई, है ना। क्योंकि फोन जो है ये प्राइवेसी का मामला है, राइट टू प्राइवेसी का मामला है ना। ये निजता का अधिकार है, तुम नहीं छीन सकते हो, ना ही उसका फोन मान सकते हो। अगर वो अपने इच्छा से न देती है तो वो जब ऐसा बात हुआ ना तो बोला कि ठीक है सर तब तो हम तलाक ही लेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसके बाद वो भारत के सभी पुरुषों का वो समस्या सॉल्व कर दिया। क्या समस्या कर दी, सॉल्व कर दिया। तो एक कानून था जो अंग्रेजे सब बनाया था, उस कानून को हिंदी में कहते हैं व्यभिचार, इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्री, है ना। और उसका आईपीसी में, उसका आईपीसी सीआरपीसी में उसका 497 में चर्चा था। एक नंबर 497 उसको कहते थे एडल्ट्री या व्यभिचार। एडल्ट्री और व्यभिचार का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब यह हुआ कि विवाह होने के बाद भी किसी का कोई चक्कर चल रहा है ना। मतलब कि पत्नी है, पत्नी का पति भी है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं अपना और पार्टनर खोज ले, है ना। तो इसको कहते हैं व्यभिचार, इसको कहते हैं एडल्ट्री। तो देखिए पहले क्या था, पहले बड़ा भेदभाव था जी। पहले इसमें क्या था, ये कानून हुआ तो दिल्ली वाला आदमी सबका कल्याण कर दिया। इसमें कानून ही कहता था कि अगर शादी के बाद हस्बैंड का अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अगर कहीं और उसका कोई प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा में अगर कंप्लेन हो गया तो उसको जेल हो जाएगा, है ना, उसको सजा होगा, उसको पनिशमेंट होगा हस्बैंड को। लेकिन अगर शादी के बाद हस्बैंड बेटा ठीक ठाक है, कहीं पत्नी का कोनो प्रोग्राम चल रहा है ना, अब गया तो उसको खाली डांट टोट के छोड़ दिया जाता था, समझा बुझा के छोड़ दिया जाता था। काहे? तो कोर्ट जो है, कोर्ट न्यायालय, देखिए कोर्ट न्यायालय क्या मानता था, न्यायालय या व्यवस्था मानता था कि देखिए जो महिला होती है, जो लड़की होती है ना, वो थोड़ा मतलब वो लोग दिमाग थोड़ा कम लगाती है। ऐसा नहीं कि दिमाग होता नहीं है, देखिए ये देखिए ऐसा नहीं, एकदम लीजिए, ऐसा नहीं है कि दिमाग होता नहीं है, दिमाग बहुत होता है।
लेकिन लोग भावना में बह जाती है। कोई कोनो आएगा पगला टाइप का आदमी कहेगा आप आज बहुत सुंदर लग रही है, वो खुश हो जाएगी इस बात पर। अब बताइए इस बात में खुश होने वाला कोई बात है जी? हम कैसे नहीं है, हम एक बार आईना के सामने खड़ा हुआ तो हमको पता चल जाएगा। तो कोर्ट जानता है कि थोड़ा सा क्या होता है, ये लोग थोड़ा भाव में बह जाता है, इमोशनल वीक होता है, इमोशनली थोड़ा कमजोर होता है। तो अगर कोई आदमी दू को प्यार से बात करेगा ना, इमोशनली बात करेगा ना, तो क्या उनको लगेगा कि अच्छा बात कर रहा है, इस चक्कर में इमोशनली वीक पड़ जाएगी। इमोशनली जब वीक पड़ेगी तो हो सकता है सामने वाला आदमी उसका एक्सप्लॉइटेशन कर ले, शोषण कर ले। तो इमोशनली वीक पड़ जाती हैं महिलाएं या लड़कियां, जिसके वजह से उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, शोषण हो जाता है। इस चक्कर में ये वाला एक्टवा उनको थोड़ा सपोर्ट करता था। लेकिन वो दिल्ली वाला आदमी जिद पर अड़ गया। वो बोला कि सर देखिए, अब ना जब सब चीज में बराबरी तो एकरों में बराबरी है ना। अगर सजा होगा तो पुरुष को रहा है तो महिला को भी दीजिए, और नहीं होगा तो दोनों को फ्री कर दीजिए। तो अब देखिए, अभी स्थिति वर्तमान में ऐसा है कि 497 को खत्म कर दिया गया है। ये खत्म है, अब अभी कानून में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आफ्टर मैरिज दोनों अपना अपना एक्सटर्नल मैटर अफेयर चला सकता है ना। और दोनों से किसी को भी सजा नहीं होगा। अगर कोई दूसरा को पता चलता है, दूसरा को अगर पता चलता है कि ऐसा चल रहा है, तो इसके आधार पर वो क्या कर सकता है, तलाक ले सकता है, दूर हो सकता है। लेकिन कोई किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे कोई हो, है ना। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो है, वो आर्टिकल 21 क्या है, तो ये निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। मतलब इसका ये हुआ अल्टीमेट तौर पर, शांत हो जाइए भाई, हेलो, थोड़ा शांत हो जाओ भाई। मैंने ये लग रहा है कि इधर सब प्रोग्राम बनाने लगा था जी। इतना खुश होने का क्या जरूरत है? ये सब खाली कानून है, ये सब पढ़ना है, समझ के रखना है। ये सब का ध्यान रखिए, सब का प्रैक्टिकल यूज नहीं करना है ना। ये सब का प्रैक्टिकल यूज नहीं करना है जी। सब खाली पढ़ना है। कानून है, देश में व्यवस्था है, तो कानून और व्यवस्था को जानना है ना, कि कानून व्यवस्था देश का क्या कहता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज को कभी भी करना नहीं है, क्योंकि क्या है जी, इधर देखिए, जिस कानून का नाम है बेविचार, यानी कि गलत विचार, गलत आचरण, है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सब चीज के बाद ही अल्टीमेट जो है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है किस बेसिस पर, तो इसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि राइट टू प्राइवेसी बना रहे। तो ध्यान रहे कि राइट टू प्राइवेसी, देखिए हर चीज का दो एंगल होता है, दो पहलू होता है, कि किसी चीज का आप निगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज का पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जो अधिकार आपको दिया गया है, ये निगेटिव यूज के लिए नहीं दिया गया है, ये सब पॉजिटिव यूज के लिए दिया गया है। तो इसका पॉजिटिव यूज करना है ना। इना कि अब एडल्ट्री खत्म तो अब अपन प्रोग्राम बनाएंगे ना, ये सब नहीं, है ना। बस ये सब कानून है। कानून जो है वो इसलिए है ताकि भाई सब जगह जब इक्वलिटी दे रहे हैं, तो सभी लोगों को इक्वलिटी दे करके व्यवस्था को समानांतर लेकर के चलना है ना। तो इसलिए सब चीज को ध्यान रखना है। और बिल्कुल जो कोर्ट जो मानता है या जो व्यवस्था मानता है, ध्यान रखना है कि महिलाओं को, लड़कियों को इमोशनल वीक नहीं बनना है ना। न तो झूठो सब आएगा, आपका बड़ाई बतियाएगा, आप ही का एक्सप्लॉइटेशन करके चल जाएगा। और जबकि आपको मालूम है, अच्छा कोई कहता है कि आप बहुत अच्छा लग रहे थे, इसमें खुश होने वाला कोई बात है जी? क्या है, हमको तो मालूम है ना है कि हम कैसन हैं। अब कितना तो देखिए, कितना ऐसा होता ना कि बकलोलो आदमी को है कि आप बहुत अच्छा लग रहे हैं, है ना। सामने वाले आदमी को मालूम है कि हम अच्छा नहीं है, वो अपना को रोज देख रहा है, लेकिन दूसरा तीसरा आदमी कह देगा भाई क्या लग रहे हो आज, है ना, उतने पर जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? क्योंकि सामने वाला कह दिया। तो ऐसा स्थिति में क्या अपना दिमाग यूज करना है कि कोई आदमी अगर कुछ कह रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका यूज करना चाह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका एक्सप्लॉइटेशन करना चाह रहा है। तो ये सारा अधिकार या कानून ये सब इसीलिए दिया गया है ताकि किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, किसी का शोषण ना हो, सबका रक्षा हो सके। तो इसी वजह से राइट टू प्राइवेसी जो इसके अंदर में 21 में आप देखिएगा, तो 21 में दो बात होता है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ये सारा चीज आता है।
और निजी स्वतंत्रता भी मूल अधिकार बन चुका है। 2017 में केस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है। किसी का कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में कुछ भी कर रहा है, अगर उससे कोई दूसरा आदमी प्रभावित नहीं हो रहा तो कोई उसको रोक नहीं सकता है या कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई किसी का फोन टेप नहीं कर सकता है, कोई किसी का फोन का डाटा नहीं चुरा सकता है, कोई किसी के निजी जीवन में ताक झांक नहीं कर सकता है। अगर करता है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। देखिए 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 मोबाइल देखना, देखिए मोबाइल किसी का भी देखना बैन नहीं है। पहला बात, अगर कोई आदमी अपने इच्छा से, पिताजी अगर अपने इच्छा से अपना मोबाइल पुत्र के हाथ में दे देते कि लो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गए देखने, आप पिताजी आपके हाथ से छीन लिए तो समझिए कि मामला गड़बड़ है कि नहीं? तो वहां वो भी अपना राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी को सब प्रोटेक्ट करता है। सब लोग अपने पिताजी से अपना मोबाइल नहीं छुपाता है जी। अगर 100 आदमी है ना, उसमें से 95 आदमी का अगर मोबाइल पिताजी देख ले तो अगला दिन से मोबाइल छीन लेंगे। छीनेंगे नहीं छीनेंगे जी, है कि नहीं? तो इसलिए ये सब क्या है, सब निजता का बात है ना। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ मामला है तो फिर आपको छुपा के रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर सार्वजनिक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर कोई अपनी इच्छा से दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जबरदस्ती लीजिएगा तो दिक्कत है। हाँ देखिए, राइट टू स्लीप का भी डिमांड हो रहा है कि राइट टू स्लीप को भी फंडामेंटल राइट बना दिया, लेकिन अभी तक बना नहीं है। सोने के अधिकार को देखिए, अब बिहार का कुछ ही पीने वाला आदमी सब जो है ना जी, यो सुप्रीम कोर्ट में लाइन लगाई है, कह रहा है कि राइट टू लीकर भी हमको दे दीजिए, फंडामेंटल राइट है ना। पीने का अधिकार भी मूल अधिकार बना दीजिए, है ना। तो देखिए अभी ये सब जो अधिकार है वो सब डिबेट का विषय है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, अभी अलाउ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आपके निजी जीवन का कोई मसला है तो उसका अगर आपको केवल इंपैक्ट हो रहा है, दूसरा कोई इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, तो कोई दूसरा को उसमें ताक झांक करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास मिलेंगे और उसको यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।